हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एजुकेशनल मॉन्क यूट्यूब चैनल में। आज का हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक सीरीज में है इंडियन पॉलिटी से महत्वपूर्ण संविधान संशोधन। इस टॉपिक से आपके एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन तो हर एग्जाम में आप मान के चलिए। तो ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपके आगामी एग्जाम यूके ट्रिपल एस सी हो चाहे यूके पी एस सी हो, दोनों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो समझते हैं संविधान संशोधन को, और कितने संविधान संशोधन जो भी हैं उन सबको हमने इसमें समराइज कर रखा है। तो इसमें एक तरीके से आपको मेमोराइज कराने की भी कोशिश की जाएगी, जिससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा इस लेक्चर से। तो लेक्चर की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं भारत में जो संविधान संशोधन होता है वो किस तरीके से होता है, क्या होता है संविधान संशोधन, उसको समझते हैं। तो संविधान संशोधन क्या है? तो क्या होता है संविधान संशोधन? संविधान में जो औपचारिक परिवर्तन करने होते हैं ना, उसी को संविधान संशोधन बोला जाता है। इसमें क्या होता है, इसमें संविधान में किसी अनुच्छेद को या किसी अनुसूची को बदलना, जोड़ना या हटाना शामिल किया जाता है। इसका उद्देश्य क्या होता है? क्योंकि संविधान जो है इंडिया का जो संविधान बना था वो कब आपका बन के तैयार हुआ था? 26 नवंबर 1949 को बन के तैयार हुआ था। तो उससे लेके अभी तक हम देख सकते हैं क्या हुआ, काफ़ी समय हो गया। तो समय समय पर क्या होता है, इसमें संशोधन की जरूरत पड़ती है। इसीलिए उसको प्रासंगिक और कारगर बनाने हेतु समय समय पर संविधान संशोधन किए जाते हैं। अब समझते हैं संविधान संशोधन की जो शक्ति है वो कहाँ निहित है। वो संविधान में ही निहित है। संविधान के कौन से अनुच्छेद में? अनुच्छेद 368 के तहत जो है संविधान संशोधन की शक्ति है। और ये कौन से भाग में आता है? भाग 20 में। इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखिएगा। भाग 20 में अनुच्छेद 368 के तहत ही सारे के सारे संविधान संशोधन किए जाते हैं। अब समझते हैं संविधान संशोधन में और चीजें क्या क्या चीजें होती हैं। संविधान अनुच्छेद 368 में संसद को यानी कि पार्लियामेंट करती है। संविधान संशोधन की शक्ति देता है कौन? अनुच्छेद 368। और साथ ही ये भी ध्यान रखता है कि बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन यानी कि मूल संरचना सिद्धांत की सुरक्षा सुनिश्चित करे। मूल संरचना सिद्धांत क्या होता है? एक तरीके से संविधान संशोधन क्या हुआ था आज़ादी से, धीरे धीरे बहुत सारे संविधान संशोधन कंटिन्यूसली चल रहे थे। तो फिर एक केस आता है, इसको याद रखना, केबीसी केस। केबीसी यानी कि केशवानंद भारती केस आता है 1973। उसी के तहत मूल संरचना का सिद्धांत लाया गया था। अभी आगे देखेंगे मूल संरचना के अंदर क्या आते हैं। इसी में एक कोट भी याद रखिएगा, कभी कभी एग्जाम में पूछ लेते हैं ये कोट किसका था। डॉक्टर अंबेडकर का एक कोट है, संविधान एक गतिशील दस्तावेज है, यह विकास और परिवर्तन में सक्षम होना चाहिए। द कॉन्स्टिट्यूशन इज अ डायनामिक डॉक्यूमेंट, इट मस्ट बी कैपेबल ऑफ ग्रोथ एंड चेंज। मतलब ग्रोथ, विकास और परिवर्तन करने के लिए इसमें संशोधन होना ही चाहिए। तो भारत का जो संविधान संशोधन का तरीका है वो क्या है? लचीले और कठोरता का मिश्रण है। ये भी एग्जाम में कभी क्वेश्चन पूछा जाता है। और सबसे लचीला किसका है? ब्रिटेन का है। ब्रिटेन का काफ़ी इजीली क्या कर सकते हैं? संशोधन कर सकते हैं। और सबसे कठोर अगर बोला जाए तो अमेरिका का। अमेरिका का थोड़ा सा आप काफ़ी कठोर रहता है, उसमें संशोधन करने के लिए काफ़ी तरीके से विशेष बहुमत और राज्यों की परमिशन लेनी पड़ती है। ये सब चीज़ें चलती हैं। अब आगे देखते हैं कितने तरीकों से संविधान संशोधन किया जाता है। टाइप्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 368 के तहत कितने तरीके से संविधान संशोधन किया जाता है। तो सबसे पहला है साधारण बहुमत द्वारा संशोधन। इसको बेसिकली 368 के तहत काउंट ही नहीं करते क्योंकि इसमें साधारण बहुमत चाहिए होते हैं। अब इसमें होता क्या है, इसमें आवश्यकता किसकी होती है? उपस्थित और मतदान करने वाले जो सदस्य होते हैं 50% से अधिक होने चाहिए, यानी कि बहुमत होना चाहिए, तो सीधे संशोधन कर सकते हैं। और जो संविधान संशोधन के लिए जो आपका बिल पारित किया जाता है वो किस में लाया जाता है? या तो लोकसभा में या राज्यसभा में। राज्य विधानमंडलों में नहीं लाया जाएगा, सिर्फ लोकसभा और राज्यसभा ही इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। और जो साधारण बहुमत होता है इसको 368 के तहत अनुच्छेद ही नहीं माना जाता। तो मैंने इस तरीके से डिजाइन कर रखा है कि आपको यहाँ पे इन सिंबल्स को देख के भी आपको तो मेमोराइज होने में हेल्प होगी। अब इसके एग्जाम्पल क्या होते हैं? नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना, जैसे किसी राज्य को प्रवेश करना है। फॉर एग्जाम्पल जैसे उत्तराखंड राज्य बना था। उत्तराखंड राज्य बना था तो किससे? यूपी से काट के बनाया था। तो इसके लिए कोई अलग से संशोधन करने की जरूरत नहीं है। ये क्या है? साधारण बहुमत से किया जा सकता है। आर्टिकल 2 के अंतर्गत आता है। और राज्य की सीमाओं में परिवर्तन, राज्य के नाम में परिवर्तन, जैसे नाम बदलना है, उत्तरांचल को उत्तराखंड किया गया, तो इस तरीके से। जैसे आपका बोल सकते हैं कि, और एक एग्जांपल और ले सकते हैं, आपका जैसे उत्तरांचल को उत्तराखंड किया गया, ऐसे ही आपका मैसूर को कर्नाटक किया गया। मैसूर था, उसको फिर कर्नाटक किया गया। ऐसे ही उड़ीसा को ओडिशा किया गया, उसमें स्पेलिंग में थोड़ा सा चेंज किया गया। ये सब चीज़ें क्या आती हैं? साधारण बहुमत से कर सकते हैं। दूसरा तरीका होता है संसद के विशेष बहुमत से संशोधन। इसमें क्या होता है? इसमें कुल सदस्यता का बहुमत, यानी कि टोटल जो सदस्य हैं उसका बहुमत होना चाहिए, यानी कि 50% लोग, 50+1 यानी कि 50% से ज़्यादा होना चाहिए। और साथ में जितने उपस्थित हैं उस दिन सदन में, जितने उपस्थित हैं उनका 2/3 बहुमत। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 2/3 बहुमत मतलब जैसे फॉर एग्जाम्पल
100 लोग उपस्थित हैं उस दिन, तो उसका 2/3 यानी कि 66 लोग, 66 या 67 लोग बोल सकते हैं, इतने लोग होने चाहिए। तो ये क्या होगा, विशेष बहुमत के अंतर्गत आ जाता है। उपस्थित और मतदान करने वाले का 2/3 बहुमत और जो कुल सदस्यों का 50% भी प्रेजेंट होना चाहिए। तो इसमें क्या होता है, इस विशेष बहुमत के अंतर्गत जो एग्जाम्पल है किस किस का किया जा सकता है, मौलिक अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट और राज्य के नीति निर्देशक तत्व। बस 2 एग्जाम्पल याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे भी जाते हैं कई बार। फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी यानी कि नीति निर्देशक तत्व और आपके मौलिक अधिकार। अगला होता है तीसरा तरीके का विशेष बहुमत और इसमें क्या चाहिए, राज्यों का, आधे से ज़्यादा राज्यों का अनुसमर्थन भी चाहिए इसमें, यानी कि स्टेट रेटिफाई करेंगे और साथ में स्पेशल मेजोरिटी भी होगी। तो इसमें आवश्यकता क्या होती है, एक तो संसद में विशेष बहुमत, यानी कि जो हमने अभी देखा था विशेष बहुमत तो होना ही चाहिए, साथ में आधे राज्यों की विधानसभाओं से मंजूरी भी होनी चाहिए, यानी कि विधानसभाएं भी इसको वहाँ से मंजूर करेंगी आधे राज्यों की विधानसभा से। अब इसके एग्जाम्पल क्या होते हैं, ये क्या करते हैं, ये सारे के सारे आपके राज्यों को भी इम्पैक्ट करते हैं, इसीलिए क्या चाहिए, इनमें राज्यों का अनुसमर्थन चाहिए। तो इसमें सबसे पहला तो आपका अनुच्छेद 368 यानी कि जो संविधान संशोधन की जो शक्ति है वो ही इसमें डाली गई है, ताकि उसमें कुछ ऐसे चेंज ना किए जा सके जिससे राज्यों को दिक्कत हो जाए। तो इस तरीके से इसमें याद कर सकते हैं कि जिनसे राज्यों को भी दिक्कत हो जाती है। नहीं, संघीय ढांचे में परिवर्तन, संघों की शक्तियाँ जैसे बहुत ज़्यादा बढ़ा दी और राज्यों की शक्ति बहुत कम कर दी, तो यानी कि वो परिवर्तन नहीं किया जा सकता, उसके लिए राज्यों की सहमति भी चाहिए। संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व, यानी कि राज्यों का प्रतिनिधित्व कम कर दिया गया या एक तरीके से बिल्कुल खत्म कर दिया गया, तो इसके इसीलिए क्या चाहिए, विशेष बहुमत और राज्यों का अनुसमर्थन चाहिए। और ऐसे संघ राज्य में शक्तियों का वितरण, इन सब चीज़ों के लिए क्या चाहिए, आपका विशेष बहुमत और राज्य का अनुसमर्थन। ये है अनुच्छेद 368 के तहत। अब इसी को एक पिक्चर की हेल्प से भी आप समझ सकते हैं, यहाँ पे आप इसका इंग्लिश में है, इसका आप स्क्रीनशॉट लेके समझ सकते हैं, मैं हिंदी में एक्सप्लेन करूँगा इसका। इसी में संविधान संशोधन किस तरीके से होता है, 368 के तहत होता है, और मूल संरचना में इसमें चेंज नहीं होना चाहिए। मूल संरचना का सिद्धांत मैंने बताया था, केबीसी यानी कि केशवानंद भारती केस, आपका कौन सा है, 1973 का, उसी से मूल संरचना का सिद्धांत आया था। मूल संरचना क्या होती है, यहाँ पे इसका एक्सप्लेनेशन है। अब इसको थोड़ा सा समझते हैं। मूल संरचना में परिवर्तन नहीं किया जा सकता। अब मूल संरचना के अंदर क्या आते हैं, जनसत्ता, लोकतंत्र, कानून का शासन, न्यायिक समीक्षा, संघवाद, धर्मनिरपेक्षता, समानता, स्वतंत्रता, न्याय, व्यक्ति की गरिमा। ये क्या है, ये सुप्रीम कोर्ट अलग अलग टाइम पे इसको क्या करता है, एक्सप्लेनेशन देता है इसका कि मूल संरचना क्या है। मूल संरचना के अंतर्गत ऐसी चीज़ें रखी गई हैं जो क्या होती हैं, बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट होती हैं, किसके लिए, देश के लिए और संविधान के लिए। ऐसी चीज़ों को रखा जाता है, वो टाइम पे सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करता है। तो इसी तरीके से यहाँ पे देख सकते हैं, साधारण बहुमत से, विशेष बहुमत से और विशेष बहुमत और राज्यों की स्वीकृति से हमारे क्या होते हैं, संशोधन किए जाते हैं। और संशोधन की प्रक्रिया में क्या होता है, सबसे पहले विधेयक की शुरुआत होती है। ये कहाँ से होती है, लोकसभा या राज्यसभा से होती है, राज्य के विधानमंडल नहीं कर सकते हैं। फिर इसके बाद संसद की स्वीकृति मिलती है, फिर उसके बाद क्या होती है, राज्यों की स्वीकृति, अगर जरूरत पड़ी तो फिर जाते हैं राष्ट्रपति की बात, फिर राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलती है और लास्ट में क्या बन जाता है, एक्ट बन जाता है। इसके बारे में डिटेल में आगे से और समझेंगे, ठीक है। अब आगे देखते हैं, इसी को समराइज कर लेते हैं इस टेबल की हेल्प से। सिंपल मेजोरिटी में क्या चाहिए, 50% उपस्थित और मतदान और नए राज्य की सीमाएं और नाम। स्पेशल मेजोरिटी यानी विशेष बहुमत से कुल सदस्य का बहुमत जो उस दिन प्रेजेंट है और 2/3 उपस्थित लोगों का मतदान। इसमें मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्व यानी कि फंडामेंटल राइट और डीपीएस पे आते हैं। और स्पेशल और स्टेट यानी कि विशेष और राज्यों का अनुसमर्थन। इसमें क्या होता है, विशेष बहुमत तो चाहिए, साथ में 50% राज्यों की स्वीकृति भी चाहिए। इसके अंतर्गत क्या आते हैं, संघीय संरचना, शक्तियों का वितरण और राष्ट्रपति चुनाव, क्योंकि राष्ट्रपति भी क्या होता है, आपका राज्यों के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। क्योंकि अगर क्या होगा, किसी भी राज्य का जो भी संशोधन है, कभी क्या करता है, गवर्नर उनको रख देता है राष्ट्रपति की अनुशंसा के लिए। तो अगर राष्ट्रपति के चुनाव में कुछ सेंटर की पावर बहुत ज़्यादा होगी, तो इस तरीके से ये क्या है, आपका विशेष बहुमत और 50% राज्यों की स्वीकृति चाहिए राष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया और चुनाव के लिए, ठीक। ये ध्यान रखिएगा, एग्जाम्पल भी पूछे जाते हैं। अब आते हैं संविधान संशोधन कौन कौन से हुए हैं उनको देखते हैं। महत्वपूर्ण संवैधानिक संशोधन, यानी कि अब देखेंगे 1 by 1 कौन कौन से संशोधन है और उनमें कौन कौन से पॉइंट है। तो देखते हैं, सबसे पहला जो संशोधन है, फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट आया था 1951 में। देखो, जब संविधान लागू, आपका 26 जनवरी 1950 से संविधान लागू हो गया था कंप्लीटली। 26 नवंबर 1949 को क्या किया था, कुछ प्रावधान लगाए थे, फिर 1950 से तो कंटिन्यूसली ये लागू हो गया था। और फिर क्या हुआ, अगले साल अमेंडमेंट की जरूरत पड़ गई। तो इसीलिए संवैधानिक संशोधन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारे संविधान के लिए और देश को चलाने के लिए। तो इसमें क्या किया था, इसमें भूमि सुधार और मौलिक अधिकारों पर चीज़ें बताई गई थी। तो किस तरीके से हुआ था, सबसे पहले तो संपत्ति जो अधिग्रहण संबंधी कानून की इसमें व्याख्या की गई थी। 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, 9वीं अनुसूची, ये ध्यान दीजिएगा, 9th शेड्यूल 9वीं अनुसूची जोड़ी गई, जिसके तहत भूमि सुधार कानून को न्यायिक समीक्षा से सुरक्षा दी गई।
अगली चीज़, सामाजिक व आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए भी कुछ विशेष प्रावधान किए गए। इसमें इंपॉर्टेंट ये है, 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी पहले संविधान संशोधन से। और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर 3 नए प्रतिबंध जोड़े गए। सार्वजनिक व्यवस्था, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध, अपराध के लिए उकसाना। और जो प्रतिबंध है यानी कि फ्रीडम ऑफ स्पीच के लिए जो प्रतिबंध दिए गए हैं उनको रीजनेबल बनाया गया ताकि न्यायिक समीक्षा की जाए। और साथ में क्या किया गया, राज्य द्वारा व्यापार और व्यवसाय के राष्ट्रीयकरण को वैध घोषित किया गया। और अनुच्छेद 31A और 31B जोड़े गए, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसमें 2 चीज़ इंपॉर्टेंट है, 9वीं अनुसूची और ये, ठीक है। बाकी अब देख लेना, और चीज़ में आप इसके साथ रीड कर सकते हैं। अगला देखते हैं, अगला है इंपॉर्टेंट 7वां। इसमें सारे मैंने कंटिन्यूस नहीं करे, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है उन्हीं को मैंने इंक्लूड कर रखा है ताकि आपका एक इफेक्टिव वे में इस लेक्चर से आपको प्रॉपर बेनिफिट हो पाए। तो 7वां संवैधानिक संशोधन जो है 1956 में आया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें राज्य पुनर्गठन के बारे में बात की गई थी। राज्य पुनर्गठन आयोग बना था फजल अली आयोग, याद रखिएगा, इससे भी क्वेश्चन बनता है। फजल अली आयोग बना था कब, 1953 में। ऐसे ही और भी बने थे राज्य पुनर्गठन के लिए। सबसे पहले 1948 में ही बना लिया था एक एस.के. धर आयोग, एस.के. धर आयोग बनाया था। फिर 1948 में एक और बनाया था, एस.के. धर आयोग ने कुछ बातें संस्तुति दी थी। फिर उसके बाद JVP, याद रखिएगा, JVP कमेटी या JVP समिति, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारामैया, इन्होंने भी राज्य पुनर्गठन के लिए आयोग बना था। फिर इसके बाद फजल अली आयोग बना था। फिर इसी के तहत क्या हुआ था, भाषाई आधार पर पहला राज्य बनाया गया था, कौन सा, आंध्र प्रदेश। याद रखिएगा, पहला राज्य कौन सा था, आंध्र प्रदेश, भाषाई आधार पर बनने वाला। तो 7वें संविधान संशोधन से क्या हुआ, राज्य पुनर्गठन के बारे में बात की गई, इंपॉर्टेंट चीज। तो इसमें क्या हुआ था, इससे पहले राज्यों को 4 वर्गों में बांटा गया था, ABCD, क ख ग घ में। और इसमें एक चीज याद रख लेना, घ में कौन सा रखा था, अंडमान और निकोबार को, एक ही है इसमें, बाकी अलग अलग करे थे। कुछ ब्रिटिश गवर्नर के अधीन थे, कुछ राजाओं के अधीन थे, देसी रियासत, वो सब जो राजा कुछ मान नहीं रहे थे वो उन्हीं के अधीन चल रहा था। कुछ आयुक्त थे ब्रिटिश आयुक्तों के अधीन। तो इस तरीके से कैटेगराइज किया गया था ABCD क ख ग घ में। फिर पुनर्गठन करके क्या किया गया, 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश यानी कि UT बनाई गई। और क्या किया गया, इसमें हाईकोर्ट का अधिकार क्षेत्र बढ़ाया गया, ये इंपॉर्टेंट है। 14 राज्य बने और 6 यूनियन टेरिटरी बनी, किसके, 7वें संविधान संशोधन से। हाईकोर्ट का अधिकार क्षेत्र केंद्र शासित प्रदेश तक बढ़ाया गया। अगली इंपॉर्टेंट चीज इससे क्या है कि 2 से अधिक राज्यों के लिए कॉमन हाईकोर्ट और 2 से अधिक राज्यों में कॉमन राज्यपाल हो सकते हैं। इंपॉर्टेंट चीज है, एग्जाम में इससे क्वेश्चन बना हुआ है। इसी के साथ साथ एडिशनल और एक्टिंग जजेस की नियुक्ति यानी कि अतिरिक्त जजों की नियुक्ति के प्रावधान किए गए। द्वितीय अनुसूची में भी संशोधन किया गया इसमें, ये भी इंपॉर्टेंट है। द्वितीय अनुसूची में क्या है, आपके इमोल्यूमेंट्स दे रखे हैं यानी कि उनकी शपथ दे रखी है। जो हमारे क्या होते हैं, संवैधानिक पदों में व्यक्ति होते हैं, उनकी शपथ दे रखी है। बेसिकली बोल सकते हैं ये आपके मंत्री, सांसद वांसद, इन सब की शपथ दे रखी। अच्छा, इसमें साथ ही प्रॉपर्टी एक्विजिशन से संबंधित भी कुछ चीज़ें दी गई थी 7 शेड्यूल में, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इंपॉर्टेंट चीज़। अगला संवैधानिक संशोधन है इंपॉर्टेंट, कौन सा, 9वां संवैधानिक संशोधन, जो कब आया था, 1960 में आया था। इसमें क्या किया गया था, भारत पाकिस्तान के बीच समझौता हुआ था 1958 में, इसको नेहरू नून समझौता भी बोला जाता है। इसके तहत क्या हुआ था, पूर्वी पाकिस्तान यानी कि जो आपका अभी बांग्लादेश है, उसमें बेरूबाड़ी जो क्षेत्र है उसके लिए इसको उसमें क्या किया गया था, कुछ हिस्सा पाकिस्तान उसमें पाकिस्तानी था, तो बांग्लादेश में जो है अभी बेसिकली कुछ हिस्सा इंडिया में आया था, कुछ हिस्सा पाकिस्तान में गया था, तो इसके बीच समझौता हुआ था बेरूबारी यूनियन। इससे संबंधित है 9वें संविधान संशोधन से, ये पश्चिम बंगाल का हिस्सा था बेरूबारी। अगला देखते हैं इंपोर्टेंट संवैधानिक संशोधन कौन सा है, 10वां संवैधानिक संशोधन। 10वां संवैधानिक संशोधन आया था 1961 में। इसके तहत क्या गया था, दादरा और नगर हवेली को भारतीय संघ में शामिल किया गया था। बस इतना से याद रखिए, दादरा नगर हवेली 10वां। 12वां संविधान संशोधन आया था 1962 में। इसमें क्या गया था, गोवा और दमन दीव को भारत में एज अ केंद्र शासित प्रदेश के रूप में लाया गया था। गोवा तो अभी क्या बन गया, राज्य बन गया, लेकिन दमन दीव तो केंद्र शासित है। तो गोवा और दमन दीव को 12वें संविधान संशोधन 1962 में। फिर आया 13वां संविधान संशोधन, इसके तहत क्या गया 1962 में आया ये भी। इसमें नागालैंड का गठन किया गया और नागालैंड के लिए स्पेशल प्रोविजन है 371A में। ऐसे ही 371 में और भी राज्यों के लिए है। 371 में जैसे आपका गुजरात और महाराष्ट्र के लिए भी है। फिर 371A, B, C इस तरीके से चलता है नागालैंड के लिए, फिर आसाम के लिए, सिक्किम के लिए, इस तरीके से प्रोविजन है 371 वाले आर्टिकल में, ठीक है। अगला 14वां संविधान संशोधन अधिनियम आया था 1962 में। देखो 1962 में कितने आ गए, 3 आ गए, कंटिन्यूसली चल रहा है क्योंकि जरूरत पड़ती है। तो 14वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है, पुडुचेरी, याद रखना, पुडुचेरी जो क्या था, फ्रांसीसियों के अधीन था, फ्रेंच क्षेत्र के अधीन था, भारत में विलय किया गया। और साथ ही साथ केंद्र शासित प्रदेश गठित किए गए, कुछ हिमाचल, मणिपुर, त्रिपुरा, गोवा, इनको केंद्र शासित प्रदेश जो बनाया गया था उनमें विधानसभा और मंत्रिपरिषद की घोषणा की गई। तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, पुडुचेरी वाला 14वां संविधान संशोधन। अगला संविधान संशोधन अधिनियम है 15वां संविधान संशोधन अधिनियम
1963 में आया था। इसके तहत इंपॉर्टेंट चीज़ ये याद रखिएगा कि हाई कोर्ट के जजों की जो सेवानिवृत्ति की आयु है वो क्या की गई थी, 60 से 62 वर्ष की गई थी। और हाई कोर्ट को क्षेत्राधिकार से बाहर रिट जारी करने की भी शक्ति दी गई थी। हाई कोर्ट द्वारा रिट जारी की जाती है, कौन से अनुच्छेद के तहत की जाती है, अनुच्छेद 226 के तहत। और सुप्रीम कोर्ट की कौन से अनुच्छेद के तहत होती है, अनुच्छेद 32 के तहत, ये भी याद रखिएगा। और इसी में रिटायर्ड जजों को एक्टिंग जज नियुक्त करने का प्रावधान किया गया, स्थानांतरित जजों को कंपनसेटरी अलाउंस दिया गया। ये सब चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, ये इंपॉर्टेंट है हाईकोर्ट जजों की सेवानिवृत्ति की आयु वाला। और रिटायर्ड हाईकोर्ट जज सुप्रीम कोर्ट में एडहॉक जजेज के रूप में कार्य करेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट है, एडहॉक जजेज के रूप में कार्य करेंगे। ठीक है, अगला संविधान संशोधन अधिनियम है 21वां, जिसमें एक नई भाषा जोड़ी गई थी। 1967 में आया था, कौन सा, सिंधी भाषा। सिंधी भाषा को 15वीं भाषा के रूप में इसमें शामिल किया गया था और 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। अभी क्या है, 22 भाषाएं वो धीरे धीरे जोड़ के बनाई गई थी। ठीक है, तो उसे 1967 से पहले 14 थी, फिर 15वीं कौन सी आई, सिंधी भाषा। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और कौन सी अनुसूची में, 8वीं अनुसूची में। अगला देखते हैं 24वां संविधान संशोधन अधिनियम कब आया था, 1971 में। इसमें संशोधन की जो संसद की संशोधन की शक्ति जो है वो असीमित कर दी थी, यानी कि संसद को बहुत ज़्यादा इसमें राइट दे दिए गए थे। तो इसमें क्या था, इंदिरा गांधी की सरकार थी, तो एक तरीके से उन वो बहुमत पे थी, तो बहुत सारी चीज़ें इसमें की गई। देखते क्या हुआ, संसद को संविधान के किसी भी भाग को संशोधन करने की शक्ति दी गई थी। फिर इसी के लिए क्या लाया गया था, केशवानंद भारती वाला केस, इसी के लिए इनकी शक्तियों को थोड़ा सा रेगुलेट किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने थोड़ा सा चेक्स एंड बैलेंस किया। तो क्या था, किसी भी भाग को संशोधन करने की शक्ति दे दी गई थी। और राष्ट्रपति को क्या बना दिया गया था, एक तरीके से कठपुतली बना दिया गया कि जो भी संशोधन बिल होगा उस पर राष्ट्रपति को हस्ताक्षर अनिवार्य होंगे, वो मना ही नहीं कर सकता। अभी भी वैसे तो राष्ट्रपति की से ज़्यादा क्या होता है, प्राइम मिनिस्टर एक्चुअल पावर में होता है, बट जो प्रमुख होता है, संवैधानिक प्रमुख, वो राष्ट्रपति होता है। तो अभी तो क्या है, बिल वो कभी वापस कर सकता है एक बार, या होल्ड पे रख सकता है, वीटो पावर, ये सब चीज़ें उसमें नहीं थी। तो संशोधन बिल पर हस्ताक्षर अनिवार्य थे राष्ट्रपति के लिए, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और क्या किया गया था, अनुच्छेद 13-14 में, 13 में क्या है, आपका राज्य की परिभाषा दी गई है, उसी का क्या गया, अनुच्छेद 13(4) को संशोधन पर लागू न रहने हेतु संशोधित किया गया। मतलब अनुच्छेद 13(4) को आप क्या कर सकते हैं, अमेंड ही नहीं कर सकते, यानी कि संसद को काफ़ी ज़्यादा पावर दे दी गई थी, यानी कि राज्य को पावर दे दी गई थी एक्चुअल में, ये बोल सकते। राज्य का सेंस यहाँ है केंद्र से, राज्य वर्ड में अगर इस्तेमाल करूंगा तो उसका मतलब आप केंद्र से होता है। संवैधानिक भाषा में स्टेट बोला जाता है, स्टेट का सेंस केंद्र से होता है। अगला है 25वां संवैधानिक संशोधन, 1971 में आया ये भी। इसमें देखो कंटिन्यूसली क्या है, इंदिरा गांधी सरकार में बहुत ज़्यादा अमेंडमेंट किए गए थे। तो क्या किया गया, अनुच्छेद 31C जोड़ा गया, बस इतना याद रखिएगा। और इसमें DPSP के बारे में चीज़ें की गई, बस इतना याद रखना, अनुच्छेद 31C जोड़ा गया, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अगला है 26वां संवैधानिक संशोधन, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें ये भी 1971 में आया। इसमें क्या किया गया, प्रीवी पर्स, इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखिएगा, प्रीवी पर्स समाप्त किया गया। प्रीवी पर्स बेसिकली क्या था, जो जैसे जमींदार थे, देसी रियासतें थी, तो अभी भी कुछ लोग क्या थे, नरेश बन के काम कर रहे थे। तो क्या करती थी गवर्नमेंट, उनको अपनी तरफ से जो राज्य का शासन चलाने के लिए एक तरीके से पैसा देती थी, वो सब व्यवस्थाएं समाप्त कर दी गई थी। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, प्रीवी पर्स समाप्त कर दिया गया था। और राजाओं की मान्यता भी समाप्त कर दी थी। राजा, वैसे तो उपाधियों का अंत कर दिया गया था, अनुच्छेद किसके तहत आता है, अनुच्छेद 18 के तहत जो आता है ना, उपाधियों का अंत कर दिया गया था, यानी कि किसी को राजा महाराजा ये सब नाम नहीं दिए जाएंगे, राय बहादुर ये सब उपाधियाँ नहीं दी जाएंगी, वो सब चीज़ें चली थी। लेकिन राजा कुछ अभी भी थे, तो छोटी छोटी रियासतें जो छोटे छोटे एरिया में काम करती थी, तो उनकी मान्यताएं भी समाप्त करी और प्रीवी पर्स भी समाप्त करा। 26वां संविधान संशोधन अधिनियम इंपॉर्टेंट है। अगला देखते हैं, अगला है 34वां संविधान संशोधन अधिनियम, 1974 में आया। इसमें क्या किया गया, नवीं अनुसूची में संशोधन किया गया। इंपॉर्टेंट बस में यही है, नवीं अनुसूची में संशोधन किया गया। और 20 भूमि सुधार, यानी कि जो 9th शेड्यूल में संशोधन किया गया, और साथ में 20 जो भूमि सुधार है, लैंड प्रोविजन है, भूमि सुधार के कानून 20 नए जोड़े गए। अगला है 35वां संविधान संशोधन अधिनियम 1974, इंपॉर्टेंट है। सिक्किम को क्या किया गया, प्रोटेक्टोरेट स्टेट की जगह भारत का सहयोगी राज्य बनाया गया। यहाँ नामग्याल का शासन था, राजा नामग्याल का शासन था, तो इस सिक्किम को एक तरीके से पहले प्रोटेक्टोरेट स्टेट का दर्जा दिया गया था। उसको समाप्त करके फिर भारत का सहयोगी राज्य, यानी कि एसोसिएट स्टेट बनाया गया 35वें संविधान संशोधन से। इन दोनों को साथ में पढ़ना, 35वां और 36वां। 36वें में के तहत क्या किया गया, 1975 में सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। पहले क्या दिया था, इसे एसोसिएट स्टेट बनाया था 35वें के तहत, 36वें के तहत पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। 1975 का जो 36वां संविधान संशोधन अधिनियम था।
अगला है सबसे इम्पोर्टेंट 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 का। इसमें बहुत सारे चेंजेस किए गए और इसी के लिए इसको क्या बोला जाता है, मिनी संविधान या मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है, लघु संविधान भी बोला जाता है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस किए गए थे। वही टाइम है जब क्या हुआ था, इंदिरा गांधी ने क्या लगाया था, आपातकाल लगाया था। कब लगाया था, 1975 से लेकर 1977 तक, लगभग 21 महीनों तक ये लगा था। हाँ, तो जिसको क्या बोलते हैं, एक तरीके से डार्क फेज ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी भी बोला जाता है, यानी कि काला समय भारतीय आपके राजतंत्र के लिए, यानी कि लोकतंत्र के लिए बोल सकते हैं। तो इसमें क्या किया गया, सबसे पहला, इसमें सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है। पहला पॉइंट क्या है, प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए, समाजवादी, धर्मनिरपेक्षता और अखंडता, यानी कि सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी। भाग 4A जोड़ा गया, मौलिक कर्तव्य, जिसके तहत मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। ये मौलिक कर्तव्य जो आए थे, कौन सी समिति की सिफारिश पे आए थे, ये भी क्वेश्चन बन जाता है, स्वर्ण सिंह समिति। स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पे आए थे मौलिक कर्तव्य। इसके तहत क्या किया गया था, 8 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ने की बात की गई थी, लेकिन इंदिरा गांधी ने 2 अपनी तरफ से जोड़ के 10 मौलिक कर्तव्य बनाए। अगला, इसमें क्या किया गया, राष्ट्रपति अब मंत्री परिषद की सलाह से ही कार्य करेगा। सलाह से कार्य तो करता ही अभी भी, बट इसमें क्या किया गया, इसमें मतलब एक तरीके से उसको बाउंड कर दिया, मतलब बाध्य कर दिया, इस तरीके से चीज़ें। अगला इंपॉर्टेंट, प्रशासनिक अधिकरण ट्रिब्यूनल के लिए भाग 14A जोड़ा गया। 14A में क्या है, ट्रिब्यूनल्स या प्रशासनिक अधिकरण है। अगली चीज क्या की, लोकसभा विधानसभा की सीटें 1971 की जनगणना के आधार पर 2021 की, ये जितना इंपॉर्टेंट नहीं है। अगली चीज, संवैधानिक संशोधन को न्यायिक समीक्षा यानी कि जुडिशियल रिव्यू से बाहर कर दिया गया, ये भी मनमाने एक काम किया गया था। फिर उसके बाद क्या किया गया, लोकसभा का और विधानसभा का कार्यकाल 5 से 6 साल कर दिया गया, मतलब बहुत एक्सपेरिमेंट हुए इसमें 42वें संविधान संशोधन अधिनियम में। अगली चीज, इसमें क्या किया गया, नए DPSP जोड़े गए, यानी कि निदेशक तत्व जोड़े गए नए, कौन कौन से, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। समान न्याय व मुफ्त विधिक सहायता यानी कि इक्वल जस्टिस और फ्री लीगल एड जोड़ा गया अनुच्छेद 39A के तहत। दूसरा, डीपीएसपी आपकी कहाँ से 36 से लेके 51 तक आती है डीपीएसपी, अनुच्छेद 36 से लेके 51 तक, तो अनुच्छेद 39A जोड़ा गया। दूसरा, उद्योग प्रबंधनों में श्रमिकों की भागीदारी के तहत वर्कर पार्टिसिपेशन के लिए अनुच्छेद 43A जोड़ा गया। ए देखो क्या ओरिजिनल क्या होगा, ओरिजिनल 1 2 3 4 करके होते हैं, फिर इनके आगे A B कुछ लग जाता है, तो ये क्या होते हैं, संशोधन के तहत आए अनुच्छेद होते हैं। अगली चीज क्या करेगी, पर्यावरण वन्यजीव वन और वन्यजीव सुरक्षा के लिए अनुच्छेद 48A जोड़ा गया, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। फिर क्या किया गया, आपातकाल से संबंधित प्राविधान भी लाए गए। आपातकाल आंशिक क्षेत्र में लगाया जा सकता है और प्रेसिडेंट रूल को 6 महीने से लेकर 1 साल तक बढ़ाया जा सकता है, इसी के तहत आपातकाल लग रहा था। अगली चीज क्या करी, इसमें राज्य सूची से विषयों को स्थानांतरित कर समवर्ती सूची में किया गया। ये एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, ये पांचों के पांचों आपको याद होनी चाहिए। कौन कौन से डाले गए, राज्य सूची यानी स्टेट लिस्ट, 3 तरह की सूची होती है ना, राज्य सूची, समवर्ती सूची और संघ सूची। तो राज्य सूची से समवर्ती सूची में डाले गए कौन कौन से, शिक्षा, वन, वन्यजीव या वन्यजीव संरक्षण, मापतौल या वेटेड मेजर्स और निचली अदालतों का प्रशासन। सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट को छोड़ के जो निचली अदालतें होती हैं उनके प्रशासन को स्टेट लिस्ट से कहाँ डाला गया, कॉन्करेंट लिस्ट या राज्य सूची से समवर्ती सूची में डाला गया। और ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज की बात की गई। ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज जैसे IAS होता है ना, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, इस तरीके से जुडिशरी के लिए ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज का गठन का प्रावधान किया गया। किसके तहत, 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत। इसमें काफी सारे प्रावधान थे, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है। अगला इंपोर्टेंट संविधान संशोधन है 44वां। फिर उसके बाद ही थोड़ा सा 42 में जो एक तरीके से ये बहुत ज़्यादा शक्तियाँ प्रदान कर दी थी केंद्र को, थोड़ा सा इसको रेगुलेट किया गया, थोड़ा सा बैलेंस किया गया। तो उसके तहत क्या हुआ था, 44वें संविधान संशोधन 1978 में लाया गया। इसमें क्या किया गया, सर्वोच्च और उच्च न्यायालय की कई शक्तियाँ बहाल की गई। वहाँ क्या कर दिया था, एक तरीके से इनको भी शक्तियाँ कम कर दी गई थी 42वें में। फिर राष्ट्रीय आपातकाल में शब्द जोड़े गए, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंटरनल डिस्टर्बेंस की जगह आर्म्ड रिविलियन किया गया, यानी कि आंतरिक अशांति की जगह सशस्त्र विद्रोह जोड़ा गया आपातकाल में, जब राष्ट्रीय आपातकाल लगता है। ठीक है, आपातकाल आपका क्या है, 3 तरीके के आपातकाल होते हैं, अनुच्छेद 352 के तहत, 356 के तहत और 360 के तहत। एक क्या होता है, राष्ट्रीय आपातकाल होता है, एक आपका राज्य में होता है और एक आपका वित्तीय आपातकाल होता है। ठीक है, अभी बेसिकली बस इतना याद रखिएगा, राष्ट्रीय आपातकाल में इंटरनल डिस्टर्बेंस की जगह आर्म्ड रिविलियन यानी आंतरिक अशांति की जगह सशस्त्र विद्रोह किया गया। अगली चीज, आपातकाल की घोषणा केवल कैबिनेट की लिखित सलाह पर की जाएगी, ये भी इंपोर्टेंट क्लॉज इसमें लगाया गया, वरना मनमाने तरीके से जब मन चाहा, उस टाइम क्या थे, फखरुद्दीन अली अहमद आपातकाल के समय
प्रेसिडेंट क्या थे, फखरुद्दीन अली अहमद थे। तो वो क्या करते थे, यस मैम करके इंदिरा गांधी जो भी बोलती थी वो सारे के सारे काम बिल्कुल बिल्कुल मतलब एक तरीके से उनके कहे पे चलते थे, इस तरीके से चीज़ें चलती थी। तो फिर क्या किया गया, आपातकाल उनने लगाया, कंटिन्यूसली लगाते रहे। तो इसीलिए क्या किया गया, कैबिनेट की जब तक लिखित सलाह नहीं आएगी तब तक राष्ट्रपति आपातकाल की उद्घोषणा नहीं करेगा, ये चीज़ ठीक है। अगली चीज़, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार बनाएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। और अनुच्छेद 20-21 को अधिकार यानी कि आपातकाल में निलंबित नहीं किए जाएंगे। 20-21 के हैं, मौलिक अधिकार है, इनको निलंबित नहीं किया जाएगा आपातकाल के दौरान, ये किया गया प्रावधान। अगला इंपॉर्टेंट है 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 का। इसको याद रखने के लिए ऐसे याद रख सकते हैं, इसमें दल बदल विरोधी कानून की बात की गई थी। इसमें 10वीं अनुसूची जोड़ी गई, 2 से 10वीं अनुसूची और 2 से दल बदल विरोधी कानून। कौन सा, 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 का, यानी कि सांसदों विधायकों की दल बदल पर अयोग्यता की गई। हुआ क्या था, इससे पहले कई बार क्या होता था, कोई पर्सन जीतने के बाद पार्टी चेंज करते रहता था कंटिन्यूसली, कभी इस पार्टी में कभी उस पार्टी में। इस तरीके से हुआ क्या था कि एक गयाराम हरियाणा के एक निर्वाचित व्यक्ति थे जिनका नाम था गयाराम तरीके से एक कहावत चलनी शुरू हो गई थी, क्योंकि इन्होंने एक ही दिन में 3 बार पार्टी बदल दी थी, इसलिए लाया गया दल बदल विरोधी कानून। अगला संविधान संशोधन अधिनियम है 56वां संविधान संशोधन अधिनियम 1987 का। इसके तहत क्या किया गया, गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया और भारत का 25वां राज्य बनाया किसको, गोवा को। इससे पहले इसे केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। अगला देखते हैं 61वां संविधान संशोधन अधिनियम कब आया था, 1989 में। इसमें मतदान की आयु को क्या किया गया, 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था। अगला है संविधान संशोधन अधिनियम 65वां 1990 में आया है। इसमें क्या किया गया, बहुसदस्यीय राष्ट्रीय आयोग SC/ST की स्थापना की गई, जिसमें विशेष अधिकारी का पद समाप्त कर दिया गया। यानी कि इसी के तहत क्या हुआ, आपके SC और ST के लिए राष्ट्रीय आयोग की स्थापना का प्रावधान किया गया। अगला है 69वां संविधान संशोधन अधिनियम 1991 में। इसमें दिल्ली के लिए प्रोविजन किए गए NCT यानी कि नेशनल कैपिटल टेरिटरी, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाया गया और दिल्ली में 70 सदस्यीय विधानसभा और 7 सदस्यीय मंत्रिपरिषद की स्थापना की गई। फिर अगला है 71वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में। इसके तहत क्या हुआ, 3 भाषाएं जोड़ी गई 8वीं अनुसूची में। कौन कौन सी, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। अब भाषाएं कितनी हो गई थी, इससे पहले आपकी क्या थी, सिंधी जोड़ी गई थी। फिर उसके बाद इसमें कितनी जोड़ दी गई, 3 और जोड़ दी गई। अब तो कुल भाषाएं कितनी हो गई इसमें, कुल 3 और नई भाषाएं जुड़ के आपका कितनी 18 भाषाएं हो गई थी। 15 से 18 हो गई थी इसमें, ये यहाँ पे गलत दिखा है। फिर इसके बाद हुई थी आपकी 4 भाषाएं और जुड़ी तो 22 हो गई। अगला देखते हैं, अगला कौन सा है, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम, मोस्ट इंपोर्टेंट। इसके तहत क्या हुआ था, 1992 में पंचायती राज लाया गया था। पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है, 24 अप्रैल को। तो इसमें क्या किया गया, पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया, नया भाग जोड़ा गया, भाग 9, और साथ ही साथ 11वीं अनुसूची, भाग 9 और 11वीं अनुसूची जोड़ी गई, ये याद रखिएगा, भाग 9 और 11वीं अनुसूची। और 3 स्तरीय पंचायत व्यवस्था की व्यवस्था की गई। और 3 त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था का जो कमेटी बनी थी कौन सी थी, बलवंत राय मेहता कमेटी बनी थी 1957 में, 1957 में बलवंत राय मेहता। और SC/ST तो जनसंख्या अनुपात में आरक्षण किया गया पंचायतों में, और महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण किया गया पंचायतों में। फिर आता है अगला 74वां, इसी से संबंधित है, ये पंचायतों के लिए है। 73वां, तो 74वां किसके लिए, नगर निगम के लिए, यानी नगर निकायों के लिए। ये भी 1992 में आया था। इसमें नगर निकायों को संवैधानिक दर्जा दिया गया था और भाग 9A जोड़ा गया था और एक और अनुसूची 12वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। और इसके तहत नगर पालिका के लिए 18 विषय निर्धारित किए गए थे और पंचायतों के लिए कितने किए गए थे, पंचायतों के लिए 29 विषय निर्धारित किए गए थे। अगला देखते हैं 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 में आया था। 6 से 14 वर्ष तक के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा की इसमें बात की गई थी। इसमें एक नया अनुच्छेद जोड़ा गया 21A, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 86वां संविधान संशोधन, इसमें 21A जोड़ा गया। DPSP में अनुच्छेद 45 में चेंजेस किए गए और नया मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया, अनुच्छेद 51 के A का K, जिसके तहत 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा दिलाना अभिभावक का कर्तव्य बनाया गया, एक मौलिक कर्तव्य बनाया गया। फिर आता है अगला 91वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 में आया था। इसमें मंत्रिपरिषद का जो आकार है उसमें 15% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, यानी कि केंद्र और राज्य में जो मंत्रिपरिषद होगी लोकसभा और विधानसभा के लिए, कुल सदस्यों का 15% से अधिक नहीं होगा, कुल निर्वाचित सदस्यों का 15% होगा।
और और राज्यों में इनकी न्यूनतम संख्या कितनी होगी, 12 होगी। इसी तरीके से 88वां संविधान संशोधन अधिनियम आया था 2003 में, जिसके तहत सर्विस टैक्स, बस इतना याद रखिएगा, सर्विस टैक्स 88वें से। फिर आता है 92वां 2003 में, जिसमें 4 और भाषाएं जोड़ी गई और 18 के बाद क्या होगी, 18 से 22 होगी, इससे पहले 18 हो गई थी। तो बोडो, डोगरी, मैथिली और संताली, इसको बोर्ड मास करके याद रखते हैं। 4 भाषाएं जोड़ी गई और 18 से 22 भाषाएं हो गई, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा 92वां। अच्छा, फिर अगला है 96वां संविधान संशोधन अधिनियम 2011 में आया था। इसमें क्या किया गया, इसमें उड़िया, ओरिया के स्थान पर ओडिया कर दिया गया। जो भाषा है वो भाषा पहले से इंक्लूड थी, नई भाषा नहीं जोड़ी, उड़िया भाषा थी, उसका नाम बदल के ओडिया कर दिया गया, बस इतना, ये ध्यान रखिएगा। अगला है 97वां संविधान संशोधन अधिनियम 2011 का, जिसके तहत सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा दिया गया। इनको मौलिक अधिकार अनुच्छेद 19 के अंतर्गत जोड़ा गया, जो फ्रीडम ऑफ स्पीच का आता है। और डीपीएसपी में 43B डीपीएसपी जोड़ी गई इसके लिए, और भाग 9B जोड़ा गया सहकारी समितियों के लिए। अगला है 99वां संविधान संशोधन अधिनियम, जिसके तहत क्या हुआ था, 2014 में आया था। इसमें क्या किया गया था, कॉलेजियम, जो जजों की नियुक्ति की जाती है कॉलेजियम के तहत की जाती है, उसके बजाय एनजेएसी का प्रावधान किया गया था, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमेटी का। लेकिन क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने इसे 2015 में अनकॉन्स्टिट्यूशनल यानी कि असंवैधानिक बन करके इसे रद्द कर दिया गया, यानी कि 99 को रद्द कर दिया गया। लेकिन क्वेश्चन इससे बनते हैं, इसलिए मैंने इसको इंक्लूड कर रखा है। फिर आता है 100वां संविधान संशोधन अधिनियम 2015 में आया था। इसमें क्या हुआ था, भारत बांग्लादेश जो भूमि समझौता हुआ था 1974 में, उसको लागू किया गया और इसमें सीमा समायोजन किया गया। वही इंडिया और बांग्लादेश के जो बॉर्डर के कुछ इलाके इंडिया में इंक्लूड करे, कुछ के बांग्लादेश को दिए गए, इस तरीके से चीज़ें चली। अगला है 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016 में आया था। जीएसटी आया था, जिसके तहत जीएसटी लागू किया गया था, एक राष्ट्र एक कर के तहत। केंद्र और राज्य दोनों की साझा कर व्यवस्था, जैसे क्या होता है, एसजीएसटी होता है इस स्टेट का, और सीजीएसटी होता है सेंटर का, सीजीएसटी, ऐसे आईजीएसटी होता है, इंटीग्रेटेड होता है। और जीएसटी कौन से अनुच्छेद के तहत आता है, 279A के तहत आता है। जीएसटी काउंसिल की इसमें व्यवस्था की गई है 279 के तहत। फिर आता है अगला संविधान संशोधन अधिनियम 102वां 2018 में आया था। इसके तहत राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग एनसीबीसी को संवैधानिक दर्जा दिया गया था और अनुच्छेद 338B इसमें बनाया गया था। और राष्ट्रपति को एसईबीसी यानी कि सोशली इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेज के लिए एक सूची निर्धारित करने का अधिकार दिया गया था। फिर आता है 103वां, 103 में क्या है, 2019 में आया था, AWS आरक्षण के तहत। ये लेटेस्ट वाले बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, इनको तो बहुत ज़्यादा स्पेशली फोकस करके आप देखिएगा। 103वां AWS रिजर्वेशन के लिए 10% रिजर्वेशन, ये तो सभी को पता ही रहता है, शिक्षण संस्थाओं और नौकरियों में, और निजी गैर सहायता प्राप्त संस्थानों में भी ये लागू हुआ था। और इसके तहत हुआ क्या था, ये याद रखना, अनुच्छेद, ये नहीं ध्यान देते हैं लोग, इस पर ध्यान देना, अनुच्छेद 15(6) और 16(6) जोड़े गए थे, ठीक है। अगला 104वां संविधानिक संशोधन अधिनियम 2020 का, इसके तहत SC/ST आरक्षण को 70 से 80 साल तक बढ़ाया। वही 1947 से 10-10 साल बढ़ते रहते हैं, वो सब चीज़ें चलती हैं। और एंग्लो इंडियन सीटें इसमें समाप्त कर दी गई। इंपॉर्टेंट इसमें ये है, एंग्लो इंडियन सीटें समाप्त कर दी गई। लोकसभा और विधानसभा में जो क्या होते हैं, आंग्ल भारतीय समुदाय के जो लोग होते थे उनके लिए सीटें रिजर्व थी। जैसे उत्तराखंड में भी क्या थी, एक सीट रिजर्व थी, 70+1 बोलते थे, तो अब इस 1 को हटा दिया, अब सिर्फ 70। और अनुच्छेद 334 में इसमें क्या किया गया, चेंज किए गए। अगला है 105वां संविधान संशोधन अधिनियम 2021 में आया था। इसके तहत वही शेड्यूल सोशली इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेज को सूची बनाने की शक्ति पुनः से दे दी गई थी। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने हॉल्ट लगा दिया था, फिर दोबारा से इसको चालू कर दिया था। फिर आता है 106वां, सबसे लेटेस्ट जो है 106वां संविधान संशोधन अधिनियम 2023, जिसको नारी शक्ति अधिनियम भी बोला जाता है, महिला आरक्षण से संबंधित है। लोकसभा, राज्यसभा और दिल्ली विधानसभा में 33% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की जाएंगी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इस तरीके से हमने देखे सारे के सारे इंपॉर्टेंट संविधान संशोधन अधिनियम। अब देखते हैं संविधान संशोधन अधिनियम किस तरीके से होता है, वो हमने देखा था पिक के हेल्प से, उसी को दोबारा से समझते हैं। तो 367 के तहत क्या होता है, सबसे पहले बिल की शुरुआत की जाती है। और बिल कौन लाता है, लोकसभा या राज्यसभा में मिनिस्टर या प्राइवेट मेंबर लाता है, और राज्य विधानसभा में पेश नहीं करती संविधान संशोधन से संबंधित। फिर पार्लियामेंट्री अप्रूवल होता है। पार्लियामेंट में क्या होता है, बहुमत और 2/3 बहुमत, विशेष बहुमत जो भी है, और स्टेट का रेटिफिकेशन यानी कि राज्यों की अनुसमर्थन की आवश्यकता है, तो वो भी सिंपल मेजोरिटी। अच्छा, ये ध्यान दीजिएगा, वो सिंपल मेजोरिटी से होता है राज्यों में सिंपल मेजोरिटी से, लेकिन 50% राज्य इस पर आने चाहिए। फिर राष्ट्रपति के पास जाते हैं, राष्ट्रपति की सहमति के लिए। राष्ट्रपति के लिए संविधान संशोधन के लिए सहमति देना अनिवार्य है, इसे वापस नहीं भेज सकते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा।
ये हमने जो प्रोसीजर देखा था पिक की हेल्प से, उसको डिटेल में समझ रहे हैं। इससे भी क्वेश्चन बनते हैं, ध्यान दीजिएगा। फिर क्या होता है लास्ट में, ये जो बिल आया होता है वो अधिनियम बन जाता है, जिसको संविधान संशोधन अधिनियम बोलते हैं। उससे पहले संविधान संशोधन बिल आता है, बिल के बाद फिर एक्ट बन जाता है। और इसी को यहाँ पे इस तरीके से डिटेल में बता रखा है। यहाँ पे विधेयक की शुरुआत, संविधान संशोधन की प्रक्रिया के बारे में बात कर रहा हूँ मैं, फिर संसदीय स्वीकृति मिलती है, फिर राज्यों की स्वीकृति अगर जरूरत पड़ी तो, यदि आवश्यक हो तो, फिर राष्ट्रपति की स्वीकृति, और लास्ट में अधिनियम यानी कि एक्ट बन जाता है, और वो संविधान संशोधन अधिनियम के नाम से जाना जाता है। तो इस तरीके से हमने सारे के सारे इसमें इंपॉर्टेंट जितने भी सारे संविधान संशोधन अधिनियम है उनको हमने डिस्कस करा। ये लेक्चर आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। एग्जाम से पहले इसको क्विकली आप रिवाइज करके जाइए। इससे 2 से 3 क्वेश्चन तो आप मान के चलिए, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। आगे देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।